नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। मनीष, बहुत लोगों को पता नहीं है, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, और बिहार में आई हुई है बाहर, क्योंकि इस वक्त बिरयानी के लिए मची हुई है लूट। पर बिरयानी से पहले मनीष हमेशा कहते हैं, जब मेरी बिहार के ऊपर बात होती है, कि बिहार इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट। मनीष, आप लालू राज था, ये राज था, वो राज था, आप कैसे बोल सकते हो कि बिहार इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट? प्लीज इलैबोरेट। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक बिहार जब मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो बहुत सारे वीडियोस में उसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब किसी भी दूसरे राज्य में आप देखेंगे, जब पूछने जाते हैं रिपोर्टर्स कि आपको कैसा लग रहा है ये शासन, कौन अच्छा कर रहा है, तो लोग वहाँ पे बहुत ही कैलकुलेटेड होकर के जवाब देते हैं कि अरे कहीं मेरे ऊपर कोई केस ना हो जाए। बिहार में चाहे वो कितना भी गरीब तबका का आदमी हो, समाज के सबसे निचले पायदान पे हो, अगर उसको किसी भी, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते हो, तो दो चार गाली के साथ ही वो उसका विवरण देना चालू करते हैं। एंड आपको बिहार में आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि किसी के ऊपर इस कारण से केस कर दिया गया क्योंकि उसने कोई बड़े माननीय नेता, मुख्यमंत्री है, इसको उसने गाली से ऐसा शुरू किया। आपको आमतौर पे अगर कोई उनका राजनीतिक विरोध नहीं है तो आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस गाली देने और उस चीज को मैं इंडोर्स करता हूँ। मैं एक कि इतना डेमोक्रेटिक है। और जहां तक हम ये बात करते हैं कि वहां पे इतना दिन लालू राज रहा, वो भी उस डेमोक्रेसी का ही एक तरीके से हिस्सा था, जहां पे वो आए, लोग उन्हें चुनते रहे और इतने दिन तक वो रहे। और फिर लोगों को, फिर डेमोक्रेसी का ही वो एक पिलर है जहां से लोगों को पता चला कि ऐसे इतना ऐसा होता है, जंगल राज ऐसा सिचुएशन है। बहुत सारी केसेस जो उस पहले तक लोगों तक नहीं पहुंची थी, पहुंची, तो 20 साल से उन्हें सत्ता से बाहर भी रखा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टेट है, और सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट है, मतलब फ्रीडम ऑफ मैं स्पीच ये है। बोलूं, बुड़बक बुड़बक वर्ड गाली होता है वहां पे, या एमसीबीसी गाली होता है, या क्या, कौन सी गाली होती है जो मतलब ज्यादातर लोग वहां देते हैं? देखिए गाली वहां पर जो इस चीज को जब हम बोलते हैं तो बहुत बार जो आप सब जनरली कहीं पे ऑफेंड हो जाएंगे, कुछ होगा, वो वहां पे एक उसको कविता के तरह भी बोल दिया जाता है। और कभी वो इमोशन के साथ भी वो निकलता है, मे बी वो मीन नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका जो फ्रस्ट्रेशन है उस हिस्से से उसको उस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर आप देखें पूरे बिहार में, चाहे वो सीट बंटवारे की को लेकर हो, चाहे वो इलेक्शन में कौन कहाँ से लड़ेगा, इलेक्शन में किसे टिकट मिली नहीं मिली, आपको इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के इमोशनल स्टेट नहीं दिखेगा। जब मैं इमोशन की बात करता हूँ, वो सिर्फ रोना धोना नहीं, वो एग्रेशन भी है, वो रोना भी है, वो प्यार भी है, सब कुछ। अब देखेंगे कि वहाँ पे कुछ जगह से अगर किसी बड़े जो माननीय थे उनकी टिकट काटी गई, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, तो आपको उनका एक भावुक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा इंटरनेट पे कि अरे उनको टिकट उनकी काट दी गई। किसी को अगर टिकट वहाँ दिया गया है, तो उसका भी एक भावुक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा कि जो उनके पूरे समर्थक हैं, वो नाक भर तक माला पहना रहे हैं, वो माला हटा रहे हैं, फिर उन्हें नाक तक माला पहना रहे हैं। और कहीं टिकट अगर किसी ने गलती से किसी को बेच दिया, तो उसको भी अर्श से फर्श पे उतारने में वहाँ समय नहीं लगता है। वो तो आपको कांग्रेस के उसका हमने एग्ज़ाम्पल देखा, हो कि नेताओं के कांग्रेस साथ के एक सोशल नेता मीडिया थे, पर। वो उतरे एयरपोर्ट पे और लोगों ने इंतज़ार भी नहीं किया कि उनको अपने घर तक पहुँचने दें या पार्टी कार्यालय तक पहुँचने दें। एयरपोर्ट पे ही हाथ साफ कर दिया उनके ऊपर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कहीं टिकट वहाँ नहीं, जहाँ तक मैं इमोशन की बात कर रहा हूँ, तो वैसे ही इमोशन हुआ कि देखिए, किशनगंज के। इमोशन तो बहुत हाई इससे भी है कि मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ। AIMIM, या मैं बोलूंगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में देखिए कितना इमोशन बरस रहा है इस वक्त, जो वायरल हो रखी है वीडियो। मतलब बिरयानी के लिए भारत में रह के बिरयानी के लिए मार, ये तो कभी नहीं सोचा था। ये देखिए, मतलब टिकट मिली नहीं मिली वो अलग बात है, पार्टी हम पहले कर लेंगे, बिरयानी के लिए जूता लात चल रहा है। बताइए, ये बिहार इतना गरीब तो नहीं है। ये गायत्री जी, ये जो वीडियो अभी आप दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली वो नामांकन भरने के लिए, वो नामांकन भरने की प्रक्रिया में उन्होंने पहले बुलाया था अपने समर्थकों को, और वहाँ पे बिरयानी दी गई थी। तो उसके लिए तो वही देखिए कि वहाँ पे कोई भी उसमें व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो खुद बिरयानी नहीं खरीद सकता हो या खा सकता हो। लेकिन जब वो वहाँ पे जितना जो चार्ज्ड अप पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। और उस चीज़ का जब मैं बात कर रहा हूँ, अब देखिए महागठबंधन अभी तक अपना सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पाई है।
उनके अभी भी कितने कौन से कितने इस पे लड़ेंगे सीट पे नहीं फाइनल है, क्योंकि जो घटक दल हैं उनका भी इतना बड़ा वहाँ पे कुनबा है कि मैं इतने ही सीट पे लड़ूंगा। वो राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस के साथ वो निगोशिएट और आंख दिखाने की काम कर रहे हैं वहाँ पर। सिमिलरली वो जहां तक इमोशन की फिर से बात आई, तो जैसे आपने यहाँ पे कहा एआईएमएम ने एक बहुत जबरदस्त कार्ड खेला। मोतिहारी एक जगह वहाँ की एक सीट है ढाका। जनरली हम सोचते हैं कि एआईएमएम जो सीट खड़े करेंगे मोस्टली मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक राजपूत कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है। और वहाँ पर उनसे जब पूछा गया कि आप यहाँ पे लड़ रहे हैं टिकट, तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि मैं लव मोहम्मद भी हूँ और जय श्री राम भी हूँ। तो अब ये देखिए कि ये एक नए तरीके के समीकरण जो बीजेपी के लिए भी आउट ऑफ इक्वेशन यहाँ पे आ गया, वो उनके कैलकुलेशन उनके सिलेबस से बाहर के लिए यहाँ पे एक चीज खड़ी हो गई है कि क्या वो जो सीट है, जनरली वो सीट एक मुस्लिम डोमिनेटेड वो सीट है, उस सीट पे लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बार ऐसे बीजेपी उसको देखती थी कि यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होगा तो वो निकालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर जो है एक फंस गया है इस बार, क्योंकि एआईएम ने जो गेम खेला है वो बीजेपी के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस हो गई। और इसको ही जब आप देखेंगे गायत्री जी, तो बिहार इलेक्शन जनरली होता क्या है कि हम कोई भी जो बहुत सारी स्टेट जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होती है वो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शंस होती है। वो हो सकता है आपको इंटेंस फाइट दिखे कि कौन जीतेगा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर एक जो आप क्षेत्रीय दल है ना उसको आप कोई भी गठबंधन साइडलाइन नहीं करना चाहती है। आप कोई न कोई एक तरीका ढूंढ करके उसको आप अपने साइड रखना चाहेंगे। इसीलिए चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, जो कि काफी रिसेंट में वो पार्टी फॉर्म हुई है, अभी तक आरजेडी चाह नहीं रही है, जबकि उनको एकोमोडेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो चाह नहीं रही है कि वो पार्टी उनके पास से खिसक जाए। सिमिलरली जब यहाँ पर जो गठबंधन जो एनडीए का है, उस गठबंधन में आप देखेंगे तो वहां भी 5 पार्टीज लगी हुई हैं, सबका अपना महत्वाकांक्षा है, लेकिन एक भी पार्टी ये बीजेपी नहीं चाहती है कि वहां से खिसके। इसलिए एक और नया चीज हुआ है कि 2 से 3 आपको सीट, और कम से कम ये सीट अलग अलग जगह पे आपको दिखेगा कि सिंबल किसी का होगा और लड़ेगा वहां से कोई और, जो नेता किसी और पार्टी होगा, सिंबल किसी और पार्टी का होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्षेत्रीय पार्टी को भी अपना कुनबा जो है वो बना करके रखना है। आपको दिखेंगे शायद बोछा एक सीट है और एक और सीट पे एलजेपी आर जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उस पे, और चेनारी सीट पे उस पे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग वहां से 2 सीट पे, और ये आपको यही नहीं दो मे बी आपको और दिखेंगे कि जेडीयू के कुछ कैंडिडेट्स आरएलएसपी के भी सीट से लड़ते हुए दिख सकते हैं। और सेम चीज हुआ था जो पिछले टाइम में जब इनके साथ मुकेश सहनी अलायंस में थे, तो उसमें मुकेश सहनी के जो 11 या 12 सीट पे उन्होंने कंटेस्ट किया था, उसमें 5-6 सीट पे बीजेपी के ही कैंडिडेट्स थे। बाद में ऐसा हुआ कि जब ये गठबंधन में इधर उधर लोग आगे पीछे गए, तो उसमें जो 3 लोग उनके जीत के आए थे वो तीनों बीजेपी में आ गए। 4 लोग थे और एक जो थे उनका देहांत हो गया। तो ये आपका जो इक्वेशन है वहां पे पूरा बिहार इलेक्शन में, इस इक्वेशन को लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या होगा, कौन जीतेगा? जीतेगा यहाँ पे वही जो इस पूरे इक्वेशन को होल्ड करके लास्ट तक रख पाएगा, क्योंकि इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। वो कल एक अमित शाह बिहार में वो पहुंचे थे गृह मंत्री, वहां पे एक आज तक का जो ये कार्यक्रम चल रहा था पंचायत करके, उसमें उनसे पूछा गया, अंजनाम कश्यप एंकर थी, वो पूछती हैं कि क्या नीतीश कुमार आपके सीएम होंगे? बोले देखिए आप ये क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं, सीएम हमेशा विधायक दल तय करता है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन ने कल से आज तक में बिहार के राजनीति में वो सबसे हाईलाइटेड स्टेटमेंट आ गया कि क्या नीतीश कुमार ऐसा होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था उसके बाद से ये एक हमेशा कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे। फिर उसके बाद वो अमित शाह जी आज सुबह सुबह उनको एक आध 2 रैली को संबोधित करना था, उससे पहले वो जाते हैं नीतीश कुमार के घर पे, उनसे मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार के आवास पे जाकर के, और फिर उसके बाद वो निकलते हैं। वहां पे बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं श्री विनोद तावड़े जी, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो इस चुनाव की देखरेख कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो प्रेजेंट थे। जो जदयू के बड़े जो जितने भी नेता हैं, संजय झा, अशोक चौधरी, वो लोग प्रेजेंट थे और उसमें ये मीटिंग होती है। उसका जीतन राम मांझी उस पैरेलल में एक और बयान देते हैं कि देखिए बड़े नेता हैं इस गठबंधन के, बहुत बड़े नेता हैं अमित शाह जी, अगर उनका कोई स्टेटमेंट आया है तो आधिकारिक बयान है, उसको आप ऐसे नहीं नकार सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार को एक सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब इस चीज को 2 इसका पहलू है गायत्री जी, जो यहाँ पे देखना है।
वो ये है कि जो बीजेपी, क्योंकि सारी पार्टियों का बिहार में गठबंधन बीजेपी के साथ है, हम का गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है, और चिराग पासवान का भी गठबंधन बीजेपी के साथ है। अब वहां पर 2-3 फैक्टर आता है कि क्या एक समन्वय बैठाने के लिए एक ऐसा वहां पे सिचुएशन क्रिएट किया गया या स्टेटमेंट को ऐसे प्लेस किया गया कि हर एक पार्टी का अपना महत्वाकांक्षा जो है वो खत्म ना हो कि हमारा सीएम वहां पे बन सकता है। बट एट द मोमेंट नीतीश कुमार उस गठबंधन के, बिहार में एनडीए गठबंधन के या पूरे सारे अगर पार्टी मिला ले तो अभी भी वो सबसे कद्दावर नेता वहीं पे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ही हैं। इस चीज को मैं वहां से हूं और मैं इस चीज को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बोल रहा हूं कि अगर कोई पूरा बिहार का कोई आदमी किसी से पूछेंगे नीतीश कुमार को कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक चीज वो बोलेंगे कि ये इंसान जो है ये भ्रष्ट नहीं है और इसको हम आंख मूंद करके हम भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए एक और आप पैटर्न देखे होंगे कि नीतीश कुमार सारे मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन 2 मंत्रालय वो अपने पास रखते हैं जिसमें जो ट्रांसफर जो होता है अधिकारियों का, और दूसरा है गृह मंत्रालय जिसके अंदर पुलिस व्यवस्था आती है। तो ये दोनों, इसके साथ एक गायत्री जी, जब हम बिहार डिस्कस ही कर रहे हैं तो एक और फैक्टर है, डिस्कस ना करें तो वो नहीं उसको छोड़ सकते हैं, वो है प्रशांत किशोर। अभी तक वो 150 सीट या 10 सीट की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जो मैंने करेंट सुना है प्रशांत किशोर की आधी से ज्यादा पार्टी मेंबर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली 24 घंटे पहले। देखिए उसमें क्या था कि प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ 3 प्रमुख समस्याएं रही। वैसे उन्होंने बहुत जमीन पे उतर के उन्होंने एक अलग तरीके से पार्टी बनाने की कोशिश की, जो कि पिछले आई थिंक पिछले 20-25 साल में वो दिखा नहीं। एक नई पार्टी जो भारत में अरविंद केजरीवाल की थी, वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, लेकिन इन्होंने एक दूसरे तरीके से करने का कोशिश किया। प्रयास ये था, हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, कि गांव-गांव तक अपने नैरेटिव को पहुंचाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक गांव में हर किसी को पता है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज एग्जिस्ट करता है। एवरीबॉडी नोज दैट। और जब मैं ये बोल रहा हूं, मैं समाज के जो सबसे निचले तबके पे दिखाए जाते हैं उसको भी पता है कि जनसुराज है कुछ, और पीले रंग की उनकी झंडा है, ये सबको पता है। बट किसी को नहीं पता है कि प्रशांत किशोर के अलावा और पार्टी में कौन कौन है, एक्सेप्ट जो कुछ लोग आते हैं उसमें भी लोगों को नाम नहीं पता है। मुझे भी, मैं शायद 2 लोगों का नाम बताऊं, लेकिन तीसरा कौन है मुझे नहीं पता। दूसरा चीज, इन्होंने जिस प्रिंसिपल्स और जिसको, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे कि अरे यहाँ पे, क्योंकि बिहार में आप किसी से भी पूछें तो हर किसी का महत्वाकांक्षा है कि वो उसको इलेक्शन जरूर लड़ना है, और वो महत्वाकांक्षा जब हर किसी को है तो बहुत सारे पार्टियों में वो तलाश करते हैं, और इसलिए इतनी सारी पार्टियों का स्कोप भी है वहां पे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जन स्वराज में ये देखा था, और मैं नेगेटिवली उसको नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव वे में, कि उन्होंने जन स्वराज में देखा कि यहाँ से मेरे लिए इलेक्शन लड़ना, एक पार्टी के सिंबल पे टिकट मिलना, उसके लिए यहाँ पे चांसेस है। लोगों ने पैसा दिया पार्टी को, सही वे में ही खर्च करने की मैं बात करूंगा। लेकिन जब टिकट बांटने की बात आई तो ऐसे लोगों को टिकट मिल गई जो जिन्हें पता ही नहीं था। और उसके बाद आप जब आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, कम से कम आपको 100 से ऊपर वीडियो मिलेंगे जहाँ पे कोई झंडा जला रहा है, कोई पार्टी बदल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। हमें बोला है बिहार बहुत डेमोक्रेटिक स्टेट है। इट नेवर माइंड्स इट्स वर्ड। वहाँ के जब लोग अपने चीजों बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके बाद उसमें फिल्टर नहीं लगाते, बहुत ऑनेस्टली ना, दिल से वो फिल्टर नहीं लगाते, एक्सप्रेस और करते हैं। लैंग्वेज बड़ी मजेदार होती है। का बड़ बकवा बोलत है वो, मतलब वो जो वो, एक बिल्कुल। तो लैंग्वेज इज वेरी स्वीट। मतलब लखनऊ के बाद जैसे इधर नॉर्दर्न यूपी थोड़ी खड़ी है, क्योंकि हरियाणा का इन्फ्लुएंस है, खड़ी हिंदी है। और लखनऊ के उधर आप जाइए तो एक तो नवाबी वाली लैंग्वेज हो जाती है लखनऊ से, और उधर बिहार की तरफ जाते जाते बड़ी मीठी सी हो जाती है जी। बिल्कुल। वो आप जब पूर्वांचल या उस तरफ आप जाना चालू करेंगे तो एक उसमें एक राग आ जाता है उस बोलने में, कि आप अपने आप वो एक राइमिंग या एक वो शेप म्यूजिकल हो जाता है। तो वो वहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत परिश्रम किया उस पार्टी के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अर्थ उनके पास था, उन्होंने खर्च किया। लेकिन जब टिकट मिलने के टाइम उन्हें टिकट नहीं मिला, या कोई दूसरे पार्टी से आए हुए लोग टिकट लेकर के चले गए, देन फिर गुस्सा भी उसी हिसाब से फूटा। और सब था कि सबका एक था कि शायद प्रशांत किशोर जी खुद कारागार की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी बोल दिया कि मैं इस बार, पार्टी ने डिसीजन लिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब इसमें 2 चीज है गायत्री जी। एक, कि प्रशांत किशोर को ये सबको मानना पड़ेगा कि बहुत ही एक्सपर्ट वो पोल मैनेजमेंट वो करते रहे हैं आज तक, तो उनको खुद भी इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है,
क्या सही में मुझे अपना क्रेडिबिलिटी इलेक्शन लड़के अभी स्टेक पे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? क्योंकि अगर आप स्टेक पे डालते हैं, आप खुद लड़ रहे हैं और पार्टी 6% 5% वोट सिक्योर करती है, जो कि जब मैं लास्ट सर्वे कंडक्ट किया था तो उसमें 6.2% जा रहा था, तो फिर ये उनके खुद के चेहरा को रिलीवेंट रखने के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये है कि नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं उतरूंगा तब पार्टी में टर्न अराउंड होगा। क्योंकि एक चीज वो और हमेशा बोलते हैं, चाहे हम 150 से पार या हम 10 से नीचे रहेंगे, और जो रियलिटी है वो 10 या मुझे 2 3 4 भी मुझे पहले लग रहा था शायद 2 3 सीट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके वहां से अगर वो कैंडिडेट देते हैं और खुद भी खड़े होते हैं तो, लेकिन अभी वो भी एक मुश्किल इसमें है। अब ये सारा चीज चल रहा था और इसमें एक पार्टी जो है वो सबसे फनी वे में ऑपरेट कर रही है वहां पे, गायत्री जी। और जब मैं ये बोल रहा हूँ, एक एनालिस्ट से ज्यादा मैं बिहार का अगर जनता के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये वोटर के हिसाब से वो फनी वे ये वो है कांग्रेस। कांग्रेस पहले पूरा नैरेटिव यहाँ से स्टार्ट करने का कोशिश की वोट चोरी पे। एसआईआर को उन्होंने मुद्दा बनाया, एसआईआर को ले जाकर, क्योंकि उनका एग्जाम्पल एक भी बिहार से नहीं आया था कि वोट चोरी कहाँ हुई। बिहार में उन्होंने एसआईआर को मुद्दा बनाया और जो लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब एसआईआर में प्रेजेंट करने के लिए गए, भाई देखो इतने सारे लोग वहां पे नाम काटे गए हैं। वहां पे जस्टिस कांत जो कि इसको देख रहे थे, उन्होंने बोला नवंबर 4 के बाद जो भी होगा इस पे होगा। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्ट्रांगली रखा है कि हमारा खुद के जुरिस्डिक्शन में हम खुद इम्पावर्ड हैं वोटर लिस्ट को क्यूरेट करने के लिए। तो अब जो भी होना है, तो ये चीज अभी क्वेश हो गया, इस पे अभी और कुछ और कंफ्यूजन आप क्रिएट कर नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कि एसआईआर में नाम जुर्माना जो है, नाम आपका कटना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग हैं जो अपना जगह को किसी ग्रामीण क्षेत्र में पहले था और कहीं शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से वो हटवाना चाह रहे हैं। वो हटने में उनको इतना फॉर्म भरना है कि वो हटना बहुत मुश्किल है। वो मतलब हटेगा, आपके पास इतने सारे बार वो आएंगे रिवीजन, मतलब चेक करने के लिए कि है नहीं है। अगर आपने सब में हाँ कर दिया, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ही वो हटेगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको आज यहाँ पे ये दिया। अब उसके बाद वो निगोशिएशन में लगे हुए हैं कि भाई मेरा जनाधार बढ़ गया, मुझे सीट दो। लालू यादव बोले भाई तुम कैंडिडेट तो दिखाओ कि कौन वो 40-50 लोग ही लड़ेंगे, तुम 70 सीट मांग रहे हो, तुम दिखाओ तो कहाँ पे उतने लोग भी हैं कि नहीं तुम्हारे। तो वहां पे क्वेश्चन उनके लिए वो बैठा हुआ है। उसमें जो उनके सुपर बॉस हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे उस सारे मीटिंग्स में। और उसके बाद ये हुआ कि लालू यादव ऑलमोस्ट 70+ सीट्स या 80+ सीट्स पे उन्होंने अपना कैंडिडेट डाल दिया है। और साथ में जो ये कांग्रेस वाले भी कुछ सीट्स पे डाले हैं, और जैसे ही वो पहुंचे और उनके एक बहुत बड़े नेता को कूट दिया गया, जो एक मूवी में बहुत फेमस लाइन है कि कूट दिए एसपीए ऑफिस में, यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही उनको कूट दिया गया, क्योंकि बोला गया एक सीट को आपने 6 करोड़ में बेच दिया है। आई थिंक जी। बिक्रमपुर की वो सीट है। तब नंबर बढ़ता जा रहा है, पहले सुना था 5 करोड़ में, अब सुनने में आ रहा है 6 करोड़ में। बट अब मैं एक, हाँ, मैं एक कमेंट यहाँ पे जो एसआईआर के ऊपर आपने किया, सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर को सुनवाई करेगी। देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने सीधे आकर बोला है ऐसा है, ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट हो गया आप अपने घर के, ये कोर्ट कचहरी का मामला अपनी कोर्ट तक रखो। जब बात इलेक्शन की होगी तो इलेक्शन कमीशन इज सर्वे सर्वा। We will decide. This will be our mechanism. This is our administration with respect to election conducting and the counting of the votes. वो हमारा जुरिस्डिक्शन है, उसमें आप मत घुसिए अनलेस एंड अनटिल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है। तो आप हर जगह अपनी बिल्कुल टांग अड़ाने की कोशिश मत करिए। दिस द फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने इतनी एग्रेसिवली ऑफेंस डिफेंस खेलते हुए एकदम सीधे सीधे आकर चमाट लगाई है, मैं बोलूंगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की आदत क्या हो गई है कि हर चीज में ये एंट्री मार लेते हैं ऑन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ भारत, सेकुलरिज्म इन भारत। अभी देखा ना आपने, वो गवाई साहब ने कहा माइनॉरिटीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो हर जगह अपना एक एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे वांट अ कंट्रोल, दे वांट अ बिग कंट्रोल। इलेक्शंस को सबसे ज्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने सैबोटैज किया है तो दैट्स बीन द जुडिशरी ऑफ दोस कंट्रीज। अब बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे एक तख्ता पलट जुडिशरी का इस्तेमाल करके किया गया है। एंड ये सब के सब पढ़कर आते हैं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, लंदन, कैम्ब्रिज। दीज आर एजुकेटेड फ्रॉम देयर। उनके देश में क्या बिफोर जजेस केम फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस, क्या उनके देश में वो नहीं होता था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था, या कोर्ट कचहरियां नहीं होती थी?
या न्याय नहीं मिलता था लोगों को। मुझे लगता है उससे पहले सिंपल न्याय मिलता था। अब तो ऐसा लगता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट होके वही हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड वाले ही लॉयर्स एंड जजेस रह गए हैं, और सब सलाम ठोकते हैं वहां की जो अदृश्य राज्य है उसको। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इस बार अदृश्य राज बड़ा इंटरेस्टेड है बिहार के इलेक्शंस में। मनीष भाई, लास्ट कमेंट्स ऑन दैट जी। देखिए, जितना देश राज वहाँ पे इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी बिहार में योगी आदित्यनाथ जी की भी एंट्री हो चुकी है। उनका रैली ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और वो पहला रैली जो बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रामकृपाल यादव, वो नामांकन से पहले वो रैली था। और अगर उसमें आप देखेंगे तो एक जो सेंटीमेंट जो लोगों के साथ, और वो रैली में आई मीन भीड़ काफ़ी थी, जिस कैपेसिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था उस कैपेसिटी से ज़्यादा भीड़ थी। और एक चीज़ वहाँ पर बोला गया कि जिन्होंने राम राज को स्थापित करने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश में, वही योगी आदित्यनाथ आपके सामने आए हैं जो बुलाएगा। और उस पर जो रिएक्शन था, दैट वाज अनयूजुअल। और बिहार में जब भी वहाँ पे कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर या किसी चीज़ में कुछ ऐसा गैप होता है, तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, वो काफ़ी स्ट्रांगली उस चीज़ को बोला जाता है कि यहाँ भी हमें योगी आदित्यनाथ जैसा कुछ चाहिए। तो वहाँ पे इस बार बहुत एक्टिव होने वाले हैं। जो वहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ गायत्री जी, आपने देश राज की बात की। बिहार एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ से बहुत सारे जो इंडिया का जो मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ है ना, जो सही में तख्ता पलट हुआ है जिससे, वो वहां से स्टार्ट हुआ है। चाहे आप जेपी आंदोलन को ले लें, मोस्ट रिसेंट जो हमारे इसमें है, या फिर आप गांधी आंदोलन को ले लें जो उन्होंने 1920s में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो इंटेंसिटी को और ये चीज, और जिस जिस हिसाब से अदृश्य राज का काम चल रहा है पिछले 7-8 सालों में, या पिछले 3-4 सालों में पर्टिकुलरली बहुत एग्रेसिवली, कि तख्ता पलट करने का, तो समहाउ वो एक रूट देख रहे हैं बिहार में, क्योंकि वहां पर बीजेपी जो ये सरकार जो एनडीए की चल रही है, उस सरकार का लगभग लगभग 18 सीट का जो लेखा जोखा है, 18-19 सीट का, वो आता है बिहार से, जिसमें कि चिराग पासवान, जदयू और हम, ये तीन पार्टी, जिनका कुछ न कुछ लोकसभा में 6 सीट जदयू की है, 12 सीट चिराग पास सॉरी जदयू की 12 सीट है, 6 सीट चिराग पासवान की है, हम की 1 सीट है। तो यहाँ पर अगर वो कुछ ऐसा वो मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिनको ये दिख रहा है कि दिस कैन लीड टू, क्योंकि अदृश्य राज का भी ऐसा नहीं होता है कि अदृश्य राज को सब पता होता है ऐसा होगा। वो एक प्रोजेक्शन पे चलते हैं कि ये चीज ऐसा हो सकता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो। जैसे मैं इसलिए वो चीज बोल रहा हूँ, बिहार के जस्ट बगल बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे ऐसा नहीं था कि उन्हें पहले से पता था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये सरकार उखाड़ फेंकेगी। उन्हें पोटेंशियल दिखा कि यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे उन्होंने और इन्वेस्ट किया। यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे कुछ रिजल्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, देर इज अ चांस कि अगर यहाँ से 20 सीट जो है 19 सीट अगर निकलता है, देन मैं दूसरे और जो घटक दल हैं उसके साथ भी मैं मैनिपुलेशन गेम को और स्ट्रॉन्ग करूंगा। ऐसा नहीं कि वो पीछे वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सारे घटक दल को ये भी पता है कि हमारे अकेले जाने से सरकार नहीं गिरेगी। तो वो जो हमारे अकेले जाने से सरकार नहीं गिरेगी, तो वो भी नहीं जा रहे हैं। वो उसका एक बहुत बड़ा कुंजी है जो बिहार में बैठा हुआ है, कि यहाँ अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन या कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए, दिस विल इनेबल द अदर्स एज वेल। इसलिए अदृश्य राज की वहां पे फोकस है। और दूसरा एक साइड है कि उस चीज को इन्होंने कैसे हैंडल करने की कोशिश किया, वो आपको ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ बिहार है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन का भी केसेस आता है, तो एसआईआर का वही एक इंटेंशन है कि वो ऐसे सारे फैक्टर्स जो ऐसे इलीगल वोटर्स हैं उसको पहले इक्वेशन से बाहर करो, सो दैट वन लेवल चेक कुड बी कि कोई इंटेंशनल मैनिपुलेशंस जो ऐसे करवाने का कोशिश किया जाता है बिहार, या बिहार से सटे जो पूर्व के 1-2 और बड़े राज्य हैं, जहाँ पे बहुत कोशिश किया गया सरकार की तरफ से कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए, बट टिल नाउ हैज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल। बट बिहार में उस चीज को एज एन एग्जांपल अगर वो सेट होता है, तो आई थिंक वो बाकी स्टेट्स में भी उसको अप्लाई किया जाएगा, कि वोटिंग सिर्फ जो वहाँ के नेटिव हैं वही करेंगे, बाहर से आकर के कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जैसे मैं बोला हूँ, बिहार, और मैं बिहार जो भारत का बिहार है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही डेमोक्रेटिक है इन इट्स वे ऑफ ऑपरेशन। चाहे आपको अनडाउट वो अनपढ़ दिखे, लेकिन वो पॉलिटिकली आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। बहुत, अरे बहुत पॉलिटिकली तो सबसे ज्यादा एक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहते हैं ना, भारत की राजनीति
यूपी और बिहार से होकर गुजरती है। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज जाए सोना खरीदे, सोना खरीदे और सोना खरीदे, धनतेरस है। तैयारियां शुरू करिए, सेव योर मनी फॉर गुड थिंग्स। बहुत सारी मिठाइयां खाइए। देखिए मुझे चॉकलेट चॉकलेट पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ चॉकलेट गर्ल। चॉकलेट, आइसक्रीम और केक, ये तीनों मुझे मुझे हलवा और लड्डू और देसी मिठाइयां खाइए, मजा भी तो खैर उन्हीं में ही आता है। Enjoy the festival and don't forget to like, subscribe and share the alternate media videos, latest update, authentic reports के साथ। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो अल्टरनेट मीडिया पे मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।